आबुआ झारखंड देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे ओर से जोहार, नमस्कार, अभिनंदन। हमेशा की तरह मैं आज उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर, और आज का विषय है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाएं, दशा और दिशा। हम सभी जानते हैं कि झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, और इसके बाद बहुत सारी जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं में यहाँ की जो भाषा है, संस्कृति है, परंपरा है, और यहाँ के लोग, इनको कैसे हम संरक्षित करें, इनको कैसे बेहतर बनाएं, इसको लेकर के बहुत सारी योजनाएं बनी। और उसी योजना के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ की भाषा और यहाँ का जो साहित्य है। और इसीलिए आज हम लोग इस विषय पर वार्ता करेंगे, और इस वार्ता के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विनोद कुमार। और डॉक्टर विनोद कुमार जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में समन्वयक के रूप में भी हैं, शिक्षाविद हैं, और पिछले 39-40 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। हम लोग विषय विशेषज्ञ के रूप में इनसे जानेंगे। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सोई जी भी हैं, जो मुंडारी भाषा के प्राध्यापक हैं रांची विश्वविद्यालय रांची जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग में। साथ ही जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में भी इनकी काफ़ी अभिरुचि है, और लगातार इनका पठन पाठन चलता है। तो आज हम लोग जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा पर इन दोनों से सुनेंगे इनके अनुभव को। सबसे पहले डॉक्टर विनोद कुमार सर से मेरा सवाल है कि ये जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग है, इसका संबंध 15 नवंबर 2000 झारखंड से है, या इसका इतिहास इससे भी कहीं पुराना है? हम इसकी परंपरा को, इसके इतिहास को जानना चाहते हैं। जी, आपने सही सवाल किया है, क्योंकि इसका जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के संबंध की बात हम कर रहे हैं, तो उसका पृष्ठभूमि देखिएगा आप। तो इसकी पृष्ठभूमि 70 के दशक में इसकी पृष्ठभूमि बनती है, और वो पृष्ठभूमि थी डॉक्टर निर्मल मींज के गोस्वामी कॉलेज से हमारी क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई उन्होंने आरंभ की कुड़ुख में 77 के आसपास, और उसके बाद फिर रांची कॉलेज में इसकी पढ़ाई विधिवत रूप में हुई। शिक्षा के क्षेत्र में 2-3 विषयों की, मुंडारी, कुड़ुख और नागपुरी की इंटरमीडिएट स्तर तक शुरू हुई, और बाद में फिर इसको अपग्रेड करके बीए में भी इसकी पढ़ाई शुरू हुई। तो पृष्ठभूमि का मतलब ये हुआ कि हमारे जो साहित्यकार थे, झारखंड के नामी गिरामी जो साहित्यकार हमारे विभिन्न भाषाओं के थे, जैसे आपको नागपुरी में कुड़ुख में डॉक्टर निर्मल मिंज, नागपुरी में प्रफुल्ल कुमार राय, खोरठा में श्रीनिवास पानूरी और एके झा, उसी तरह से कुड़ुख में भी, मुंडारी में भी बहुत सारे साहित्यकार और लेखक एक मंच पर आए। और उसमें पहली मीटिंग गोस्वामी कॉलेज में जो हुई, उस मीटिंग के बाद झारखंड में एक भाषाई क्रांति की एक चिंगारी निकली। उस चिंगारी से ये स्पष्ट हुआ कि यहाँ की भाषा संस्कृति की पढ़ाई और साहित्य की पढ़ाई अगर आरंभ की जाए तो झारखंड की अस्मिता बची रहेगी, झारखंड की अपनी पहचान बची रहेगी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए पूरे साहित्यकारों ने, लेखकों ने ये मन बनाया कि क्यों नहीं हम इसकी मांग हम सरकार से करें, और उन्होंने एक मांग पत्र बनाया, और रांची विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति और तत्कालीन आयुक्त डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह के यहाँ आवेदन दिया, और उस आवेदन को उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ झारखंड में जब तक इनकी पढ़ाई इसकी आरंभ न की जाए, तब तक ये साहित्य का विकास, यहाँ के साहित्य का विकास नहीं होगा, यहाँ के साहित्यकारों को प्रोत्साहन नहीं किया जाएगा। और इसीलिए उन्होंने इसकी मंजूरी दी, और तत्काल उन्होंने इस विभाग की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर बिहार सरकार को दिया, और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई, और 1980 ईस्वी में इसकी विधिवत पढ़ाई शुरू कर दी गई रांची विश्वविद्यालय के दिन, जिसमें डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह के विशेष आमंत्रण पर डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जो विदेश अमेरिका में मिनेसोटा विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे भाषा विज्ञान के, और न्यूयॉर्क और दूसरे विश्वविद्यालयों में भी वो पढ़ाते थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने उनके प्रस्ताव को, उनको जब मिला, तो मातृभूमि की पुकार पर
सारी चीज़ों को लात मारकर विदेश से वापस अपने स्वदेश लौटे और विभाग के कार्यभार को संभाला और साहित्यकारों को एकजुट किया और एक क्रांति सी झारखंड में आ गई। उनके पद चिन्ह पड़ते ही झारखंड में एक नया जोश पैदा हुआ साहित्यकारों और लेखकों के बीच, और विभिन्न तरह के साहित्यकार विभिन्न विधाओं में लिखे जाने लगे, विभिन्न विषयों पर लिखे जाने लगे और एक क्रांति सी आ गई साहित्य क्षेत्र में। साहित्यिक लहर पैदा हुआ और वो पूरे झारखंड में, चाहे वो पंच परगना का क्षेत्र हो, चाहे वो खोरठा का क्षेत्र हो, नागपुरी का क्षेत्र हो, चाहे कुड़ुक का क्षेत्र हो, चाहे हो का क्षेत्र हो, लगभग सभी क्षेत्रों में एक क्रांति आई और कई लेखक और साहित्यकारों ने यहाँ के परिवेश को लिखना, यहाँ के पर्यावरण पर लिखना, यहाँ के लोगों के द्वारा जो दूसरे लोग जो शोषण करते थे उस पर लिखना शुरू किया। और अंततः ये विद्रोह और ये आक्रोश पैदा हुआ कि हम झारखंड जब हम बनाएंगे तो इनसे हमको मुक्ति मिलेगी, शोषण से मुक्ति मिलेगी और यहाँ की अपनी पहचान बनेगी और साहित्य का निर्माण होगा। तो ये पृष्ठभूमि वो जी अलग होने के पहले की है। जी जी, ये बहुत पहले की बात है जी। 1977 आप कह रहे हैं जी। तो 2000 से लगभग 20-25 साल पहले से ये जो आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई। 80 में इसको हम लोग एक सही जो है स्थान दे सके, सही पहचान दे सके। जी बिल्कुल। और 80 से लेकर 2025 तक एक लंबी यात्रा हमने तय की। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस लंबी यात्रा में हम लोग कोई बहुत कुछ सफल भी हुए हैं, बहुत में अभी सफलता होना बाकी है जी। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग है इसकी स्थापना हुई, जिसमें 2-4 नाम आपने जिक्र किया, जिसमें फादर निर्मल मिंज का हम नाम ले सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद हम कुमार सुरेश जो अधिकारी होकर भी उन्होंने भाषा साहित्य के प्रति जो समर्पित भाव दिखाया और उन्हीं की खोज कर सकते हैं पद्म श्री रामदयाल मुंडा जी। और इसके बाद एक लंबी परंपरा अब हम देख रहे हैं। और आज जो ये परंपरा है उसमें डॉक्टर वीरेंद्र सोय जी का भी एक नाम जुड़ रहा है, जो अभी जो है लगातार लिख रहे हैं पिछले 10-15 सालों से, और जीवन को बहुत बेहतर ढंग से गंभीरता से देख रहे हैं। तो ये जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग है, इन दोनों भाषाओं के बारे में थोड़ा सा हम लोग सामान्य परिचय जानना चाहते हैं। जनजातीय भाषा क्या है और क्षेत्रीय भाषा क्या है? बिल्कुल। सर्वप्रथम तो मेरी ओर से सबको जोहार है। झारखंड की आदिम भाषा, आदिम संस्कृति और आदिम तरीके से जीने वाली जातियां, समुदाय यहाँ निवास करती है। तो इनकी भाषा जो रग रग में अपना जीवन देने वाली के रूप में मौजूद थी बहुत वर्षों पहले से। तो यहाँ की भाषाओं को काफ़ी सूक्ष्म तरीके से स्टडी किया गया और पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा चूँकि मिनेस्ट्रा यूनिवर्सिटी में थे, शिकागो में थे, तो उसी समय उन्होंने स्टडी किया, इन छोटनागपुर की झारखंड की भाषाओं पर स्टडी किया, गहनतम उनका अध्ययन हुआ। तो यहाँ से जब उनको स्वीकृति मिलने के लिए आवेदन दिया गया तो सहज रूप से यहाँ आए। तो 1980 से यहाँ की भाषाओं पर जुड़े और भाषा सेवा करने का मौका प्रदान किए। तो जब 80 में शुरुआत हुई तो 3 भाषा समूह के लोग यहाँ मौजूद थे। वैसे आर्य भाषा से हम कह सकते हैं नागपुरी, कुरमाली, कोठा, पंचपर्णिया, और जनजातीय भाषा से है संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, और द्रविड़ भाषा का कुड़ुक है। तो 9 भाषाओं को लेकर के विभाग बनाया गया। 9 भाषा की कई जातियाँ, झारखंड की कई जातियाँ जो कई समुदाय के लोग, आदिवासी मूलवासी यहाँ हम लोग बोलते हैं, आदिवासी सदान बोलते हैं यहाँ झारखंड में, सबको एक सूत्र में बांधने के लिए, अपने साहित्यिक अभिरुचि को जगाने के लिए साहित्यिक स्वाभिमान, सांस्कृतिक स्वाभिमान और यहाँ की जो जल जंगल जमीन के साथ अपने आप को जुड़े रहना, इनकी स्वाभिमान को जागरूक करने के लिए एक विभाग बना। और यहाँ अपनी रचना एक पत्र हुआ करती थी, अभी भी है, हम लोग पढ़ाते हैं, सिखाते हैं उनको। अपनी रचना में कई किस्म की विधाएँ होती थी उसमें। कोई स्टूडेंट कोई कविता लिख के लाता था, कोई कहानी लिख के लाता था, कोई नाटक लिख के लाता था, कोई यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, इस तरह से तो साहित्यिक गतिविधियाँ होती रहती थी उन दिनों। तो साहित्यिक गतिविधि होने से स्वाभिमान अपने भाषा के प्रति लोगों का जागरूक होने लगा। तो लोग धीरे धीरे समझने लगे और अपने आप को जोड़ने लगे कि भाई हम भी एक देश के अभिन्न अंग हैं, ये भाषाएं भी देश का ही एक अभिन्न अंग के रूप में मौजूद हैं।
जो देश में राज्य में बोली जाती है, जो आदिम भाषा, आदिम जमाने से बोली जाने वाली भाषा, इस तरह हम उपेक्षित महसूस नहीं करने लगे। धीरे धीरे हम विभाग जनजातीय क्षेत्रीय भाषा बना, उसके बाद में लोग इसमें जुड़ते गए। कई स्टूडेंट पैदा हुए, कई छात्र नेता बने, कई अभी राज की सेवा करते हैं, कई लोग राजनीतिक रूप में हैं, कई लोग प्रशासनिक पद में हैं, कई टीचर हैं अभी। तो ऐसा एक मुख्य धारा में जुड़ने का एक मौका इन भाषा विभाग बनने से प्रतीत होता है, मिला लोगों को। अच्छा, तो ये जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग बनने से सामाजिक क्षेत्र में भी हमारे वहाँ से निकले छात्र जो वहाँ संस्कारित हुए, राजनीति में भी आए, तो नौ भाषा में जो नौरंगी छटा है वो हम देख सकते हैं, या कह सकते हैं झारखंड की जो संस्कृति है या जो झारखंडी परंपरा है ये नौ भाषाओं में है, और जिसको आज लिखित रूप दिया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर विनोद कुमार जी, हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जो झारखंड की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जी, खास करके, क्योंकि आप मूल रूप से खोरठा भाषी हैं और खोरठा आपका मुख्य विषय रहा है, हालांकि हिंदी के भी आप ज्ञाता हैं, तो हम लोग जानना चाहेंगे जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इन क्षेत्रीय भाषाओं में वो लोक तत्व है जिसको लेकर के आज बातें हो रही हैं, एनईपी के तहत, नई शिक्षा नीति के तहत जी, अब भारतीय ज्ञान प्रणाली की बात हो रही है जी, तो आप क्षेत्रीय भाषा के विशेषज्ञ के रूप में भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि क्षेत्रीय भाषा में क्या भारतीय ज्ञान परंपरा या उस तरीके से कुछ तथ्य हैं जिनको कि आज हम वैज्ञानिक तरीके से इन भाषाओं पर बात कर सकते हैं? देखिए, ये आज का ज्वलंत बात ये है कि अभी नया शिक्षा नीति अभी चालू है, और उस नए शिक्षा नीति में यहाँ की जो भाषाएं हैं, खासकर क्षेत्रीय भाषाएं, जिसकी आपने चर्चा की कि क्षेत्रीय भाषाओं में यहाँ 4 भाषाएं की हैं जो पढ़ाई होती है विश्वविद्यालय स्तर पर। अब तो प्राथमिक स्तर से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक पढ़ाई शुरू हो गई है। तो उसमें 4 भाषाएं हैं, जैसे खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंचपरगनिया। तो इन 4 भाषाओं में जो आंतरिक संबंध, पहले हम बता दें, आंतरिक संबंध ये है कि इनका जो प्रकृति है, जो भाषागत प्रकृति है, वो करीब करीब एक जैसी है। यहाँ पर जो शब्द जो निकले हैं, सभी भाषाओं में देखेंगे कि जो शब्द का निर्माण हुआ है वो प्राकृत से कुछ शब्द लिए गए हैं, प्राकृत भाषा से। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर मौलिक शब्द, कोई आवाज़ सुनाई पड़ती है, प्रकृति से जो शब्द आती है, वो शब्द ठेठ रूप में इन भाषाओं में मिलेंगे। जैसे पानी का अगर कोई बूंद पड़ रहा है, अगर वो स्पीड कम है, पानी का अगर बादल बरस रहा है, अगर स्पीड कम है, तो उसको कहते हैं कि झिमिर झिमिर, झिमिर झिमिर। उससे बड़ा तो टपर टपर, टिपिर टिपिर, ये जो शब्द है ये सभी भाषाओं, 4 भाषाओं में मिलेंगे। कहने का मतलब कि जो ठेठ शब्द हैं वो सब 4 भाषाओं में हैं। जहाँ तक ज्ञान परंपरा की बात है, ये हमारे भाषाओं में कुछ ऐसे नेचुरल, कुछ प्राकृतिक प्रदत्त, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप ज्ञान परंपरा में जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण, सामाजिक वातावरण सौहार्दपूर्ण होता है। और वो सौहार्दपूर्ण क्या होता है कि हम समाज में मिलकर एक साथ रहते हैं, सामाजिक सौहार्द की भावना जो है, एक साथ मिलकर रहते हैं। वो क्या है, कई गीतों में, हमारे गीतों में, खोरठा के गीतों में, नागपुरी गीतों में, पंचपरगनिया के गीतों में ये मिलता है सहज रूप में। सोहराय का गीत है जिसमें ये कहता है कि किसके द्वारा ये दिया बनाया गया, किसके द्वारा ये तेल निर्मित हुआ, किसके द्वारा ये बाती बना, और किसके 2 लाइन यदि होगा तो हम लोग बिल्कुल बिल्कुल गा सकते हैं। केकरा गुने बरे दियारा दपरा हो, केकरा गुने बरे बाती हो, केकरा गुने बरे तेला बर्तना हो, जलो है अमावस्या के राती हो। तो कुम्हरा के गुने बरे, कुम्हरा के गुने कुम्हरा के गुने बरे, कुम्हरा के गुने चले दिया बर्तना हो, जुल्हा के गुने बरे बाती हो, तेलिया के गुने बरे तेल बर्तना हो, जलो है अमावस्या के राती हो। देखिएगा ये गीत में, चूँकि ये गीत में सभी समुदाय के अपने अपने कार्य हैं और उन कार्यों के द्वारा समाज का एक दिया जलता है, समाज का निर्माण होता है, समाज में सौहार्द बनता है। सभी अपने अपने पार्टिसिपेट, अपने अपने कर्मों के द्वारा समाज को अपनी भूमिका निभाते हैं। कुम्हार दिया बनाता है, जुल्हा बाती बनाता है, तेली तेल बनाता है, और ये तीनों मिलकर के ये जो दिया है समाज का दिया वो जलाते हैं।
तो ये सौहार्द की जो है, ज्ञान परंपरा में हम सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, आपसी एकता की बात करते हैं, सामूहिकता की बात करते हैं। तो ये सामूहिकता झारखंड की संस्कृति का मूल मंत्र है। इसीलिए हम सहिया लगाते हैं। और सहिया लगाते हैं, सहिया ऐसा सहिया नहीं कि जो कृष्ण और सुदामा की अब दोस्ती देखते हैं हिंदी में हमने पढ़ा है कृष्ण सुदामा की दोस्ती, है ना। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आप हिंदी के विद्वान हैं, जानते हैं। इससे भी कहीं बढ़कर झारखंड की संस्कृति में हमारे यहाँ है, वो है, देखिए गीत के माध्यम से बता रहे हैं। गुड़ सवाद चीनी सवाद, गुड़ सवाद चीनी सवाद, आरो सवाद चीनी रे, चीनी ले आरो सवाद, सहिया हमर धनी रे। देखिए सहिया की जो परंपरा है, दोस्ती की जो परंपरा है, वो गुड़ के मिठास से भी ज्यादा है, चीनी के मिठास से भी ज्यादा है। वो टूट नहीं सकती है, वो आजीवन परदादा से लेकर के वर्तमान तक तो ये जो संस्कृति है, ये सहिया संस्कृति है, सहिया एक मिठास है जी। और इन तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में भी वही जुड़ा हुआ है, वही लगा हुआ है। हम डॉक्टर वीरेंद्र सोई से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप मुंडारी भाषा के विद्वान हैं, और जो जनजातीय भाषाएं हैं, और ये दो भाषा परिवार में हम लोग बांट दिए हैं, एक तो आग्नेय और दूसरा द्रविड़। जी। तो ये पांचों जो भाषाएं हैं, जिनको हम लोग जनजातीय भाषा कहते हैं, जनजातीय भाषा यानी आदिवासी, इंडिजिनस, जो नॉलेज भी सिस्टम भी कहा जा रहा है, भारतीय ज्ञान प्रणाली में ये बातें हो रही है, और बहुत प्राचीन भाषा भी कही जाती है। लेकिन जिस तरीके से विनोद जी ने कहा कि ये सब गीतों में है, मौखिक परंपरा में है, तो हम किस तरीके से कह सकते हैं कि इन भाषाओं में भी वो प्राचीनता है, तहसीकता है? कोई जैसे प्रमाण है इन भाषाओं? बिल्कुल सही में देखिए, मुंडारी भाषा का संबंध, मुंडारी भाषा को लिखित रूप देने के लिए सर्वप्रथम कवि हुए बुद्धू बाबू। इसको बुद्धनाथ शिखर के रूप में कहते हैं। ये 1830 ईस्वी की बात। 1830 ईस्वी में तमाड़ राज दरबार में एक गायक हुआ करते थे, बुद्धू बाबू। बुद्धू बाबू मुंडारी में रचना किए, और उनका विषय के रूप में था रामचरितमानस और महाभारत, गीता। इन सभी पात्रों का चित्रण मुंडारी भाषा में किए, क्योंकि उस इलाका मुंडारी भाषा इलाका था। इसे उसमें जो गीत रचे गए, जैसे ओकोतिया बुर्जो वाला, सुगाड़ा सुंदोर कला, इदी किदा नीला खिला, आगोदुत्ती सिनेमा बुदला, ये मुंडारी भाषा की कविता गीत है, 1830 में लिखी गई थी। तो इस तरह से और भी है, उरी गुप्पी याते गोपाल हिजो लेना अकल बकल, वात्सल्य, मातृत्व वात्सल्य का ये प्रेम, वात्सल्य प्रेम का गीत है, गाना है। इस तरह से करीब 500-600 के आसपास रचनाएं लिखी गई उस जमाने में। बुद्धू बाबू लिखे, इतनी प्रसिद्धि मिली उनको कि उनको उपनाम, उनका बुद्धनाथ शिखर ऐसे उनका नाम था, लेकिन बुद्धू बाबू की संज्ञा उसको दी गई, क्योंकि उनकी कविताओं में आखिरी लाइन पर उनका नाम होता था, बुद्धू बाबू। तो इस तरह से फिर 1830 के बाद आते हैं 1844-45 का वर्ष। 1851 में दो मुंडा समुदाय के लोग ईसाई मिशनरियाँ ग्रहण करते हैं। तो उसमें एक भजन राग मिलता है, भजन राग वहाँ से साहित्य सृजन होता है। तो इसमें कविता के रूप में कहा गया है, गीत के रूप में, भजन के रूप में कहा गया है कि बाइबल रे ईश्वर बचन दो, झारिया दा लिखा लिंग इतना, पजरा दा लिखा से तुम तना। तो ये वहाँ से शुरू होता है मुंडारी भाषा की कविता है, जो 1830 से लेके 1844-45 के बाद इधर। तो इसके बाद इधर लगातार लिखने वाले समुदाय के लोग भी आने लगे। तो अभी कई रचनाएं अभी प्रकाशित है। अभी अखाड़ा यहाँ नाच गान का मुख्य प्रमुख स्थल है अखाड़ा में कई गीत गाए जाते हैं, संगीत होता है, संगीत प्रियता समुदाय एक हिसाब से संगीत प्रियता के हिसाब से चलती है। तो एक हिसाब से कहा जाए जनजातीय भाषा चूंकि समूह में जीवन जीती है, सामुदायिक रूप में जीवन जीती है, तो सामूहिकता का प्रतीक एक वर्षों पहले से था और अभी भी करीब वो आचरण अभी भी है। वो सामूहिकता में विश्वास करते हैं, सामूहिकता में जीना, सामूहिकता में रहना, हर चीज सामूहिकता के हिसाब से चलता है जीवन। तो इस हिसाब से हम भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा एक हिसाब से कहे तो प्राचीन काल से ही, जैसे
भारतीय साहित्य का प्रथम लिखित ग्रंथ वेद को माना जाता है। लेकिन वेद का जो आधार लिया गया प्रकृति से लिया गया, प्रकृति के ऋचा, प्रकृति आधारित वहाँ से जो वन में रहने वाले जीव जो समुदाय थे उनसे लिया गया। उनके जो मंत्र थे, गीत थे, वो लोक कथा थी, लोक भाषा थी, उसमें उनको वेद में रखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जनजातीय भाषाएं हैं ये आदिम भाषाएं हैं। जी जी। और जितने भी वेद ऋचाएं की हम बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं उन आदिम से ही प्रेरित है। जी जी जी। वो भी कहीं ना कहीं प्रेरणा लिए हैं वहाँ से। और दिक्कत यह है कि अभी कोई मौखिक रूप में ये सब तो सही मान रहे हैं, लेकिन लिखित रूप में ये थोड़ा अभाव दिखता है। जी जी। बहरहाल हम लोग फिर एक बार डॉक्टर विनोद कुमार जी से जानना चाहेंगे कि दशा तो देख लिए हम लोग, अब दिशा क्या है, दिशा कैसी होनी चाहिए इन भाषाओं की? द्वितीय राजभाषा के रूप में तो इन 9 भाषाओं को दे दिया गया है। देखिए, तो इसकी दिशा कैसी होनी चाहिए? जी, इसकी दिशा के विषय में आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं की जो दिशा अभी अब दिखाई पड़ रही है, वो दिशा ये है कि जो प्राचीन से लेकर के मध्यकालीन से लेकर के आधुनिक साहित्यकारों के द्वारा और लेखकों के द्वारा और चिंतकों के द्वारा जो स्टेज आया, जो स्तर आया, उस स्तर से हमारी भाषाओं का विकास हुआ। और विकास इतना हुआ कि अभी आप प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसको स्थान दिया गया। उसके साथ साथ अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें अनिवार्य रूप से इन भाषाओं को, इनके साहित्य को दर्शाया गया, उसमें अनिवार्य रूप में रखने की बात कही गई है, रखा गया है। चाहे अगर हम दूसरे रूप में हम लें कि जो ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी सोई जी ने कहा कि हमारी जो आदिम परंपरा, हमारी आदिम जनजातियाँ थीं, वो कहीं ना कहीं उस प्राचीनता से जुड़ी हुई थी और उसके बाद ऋचाएँ बनी और सब हुआ। लेकिन उस ज्ञान परंपरा में हमारी जो अभी जो दिशा देख रहे हैं इन भाषाओं की, उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित है। हम उससे बहुत सा चीज़ ग्रहण कर रहे हैं अभी। और हम आज तो हम ये फक्र के साथ कहेंगे कि झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य की जो दिशा है वो उज्जवल है। और इसलिए क्योंकि आज सरकार भी महसूस कर रही है कि जब तक हम इन आदिवासियों की, जनजातियों की और क्षेत्रीय भाषा जो मूलवासी हैं उनकी भाषाओं को, उनके साहित्य को उचित स्थान नहीं देंगे, उनकी बातों को हम नहीं लाएंगे पटल पर, तब तक सही मायने में देश का विकास नहीं होगा। क्योंकि ये आधारभूत संरचनाएं उन तक भी जानी जरूरी है। इसीलिए आज की दिशा बहुत उज्जवल है और वो आगे तक जाएगी। यहाँ तक कि यूजीसी ने भी यह मान लिया, इस पर रिसर्च हो रहे हैं, कई रिसर्च प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और उसके अलावा झारखंड सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी एक अच्छे प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ के शोधार्थियों को, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के शोधार्थियों को, यहाँ के साहित्यकारों, लेखकों को, कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच बनाया। और कई ऐसे मंच हैं जिन पर उनको वो पुरस्कृत किया जाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी कुछ सुखद स्थिति है। जी जी, बिल्कुल पहले बिल्कुल, से बिल्कुल। जो यात्रा 1977 से शुरू हुई, जी जी, और आधिकारिक तौर पर 80 से, जी, वो अभी थोड़ा सकारात्मक स्थिति में है। जी बिल्कुल। हम इसके दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे डॉक्टर वीरेंद्र सोई जी से कि जो जनजातीय भाषाएं हैं, जनजातीय भाषाएं तो क्षेत्रीय भाषाओं के मुकाबले कठिन होते हैं और उनमें बहुत ही जो है गीतों में, परंपराओं में वो भरे पड़े हैं। लेकिन वो मुंडारी में है या संथाली में है या कुड़ुक में है या तो वो हो में है या खड़िया में है, जिन भाषाओं को सीखना समझना उतना सहज नहीं है। तो एक मुझे लगता है कि मात्र जरिया बचता है अनुवाद। क्या इन भाषाओं में अनुवाद हो रहे हैं? और क्योंकि जब तक अंतर्भाषाई अध्ययन नहीं होंगे तब तक हम इनको नई दिशा नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 जी। एक हिसाब से कह सकते हैं कि जनजातीय भाषा इतनी कठिन नहीं है, इतनी हार्ड नहीं है। एक हिसाब से बहुत ही सरल और मधुर है, सुगम है, बहुत ही एकदम शालीनता से है। जो व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी के जो व्याकरण है उसी रूट में जाती है, उसी रूट का है।
और जो यहाँ के क्रियापद भी अगर देखते हैं, वचन लिंग ये सब देखते हैं, तो सारा चीज़ एकदम से, खाली उच्चारण में थोड़ी अंतर है और शब्द थोड़ा सा अलग है। लेकिन जनजातीय भाषा बहुत ही अपने आप में बड़ा मिठास है, मधुरता है। तो इस हिसाब से अगर व्यापारिक वर्ग वाले लोग भी अपना व्यापार को सुगम बनाने के लिए जनजातीय भाषा बोलती है। ऐसे हमारे खूंटी इलाके में जितने भी समुदाय हैं जो व्यापार करती है, व्यापार से जुड़ी हुई है, वो सभी मुंडारी भाषा बोलते हैं। तो मुंडारी भाषा बहुत कठिन हम नहीं कह सकते हैं, बहुत ही सहज है, आसान है, तरीके से इसको समझा जा सकता है। और दिशा के हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा इसमें, क्योंकि 2005 में राजकीय भाषा के रूप में बनाया गया है सभी 9 भाषाओं को। झारखंड की मूल भाषाएं हैं, यहाँ की सभी को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। तो सरकार से मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि एक राजकीय भाषा आयोग या परिषद या बोर्ड का कोई गठन करने से इनकी दशा में और थोड़ा सुधार हो सकता है। अभी जितना अपेक्षा के रूप में इतना अपेक्षा करते हैं कि इनका विकास हुआ, लेकिन इतना अभी नहीं हो पाया है। मूल रूप से कई लोग अभी जुड़ नहीं पाए हैं, कई लोगों को जुड़ना बाकी है। इसलिए दिशा अभी बहुत ही बेहतर है ऐसा हम नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन बेहतर की यात्रा में हम लोग हैं। जी बिल्कुल। और इस दिशा में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और लेकिन संघर्ष अभी जारी है। जी। क्योंकि जो ये 9 भाषाएं हैं, ये सिर्फ 9 भाषाएं नहीं, बल्कि जो भारत की संस्कृति है, सिर्फ झारखंड की नहीं कहेंगे, बिल्कुल, ये पूरे भारत की संस्कृति इन 9 भाषाओं में समाहित है। जी बिल्कुल। और इनके संरक्षण के लिए, इनके संवर्धन के लिए हमको लग रहा है कि लगातार काम करना है, काम करने की ज़रूरत है। इनके गीतों को संग्रह करना होगा, इनमें जो साहित्य है, जो जीवन है, उनको विविध विधाओं के जरिए हमको लाना होगा। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि और प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक में अनिवार्यता ये सिद्ध करनी होगी। और तब हम सोचेंगे कि जो झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो सही दिशा की ओर अग्रसर हैं। और एक मैं बोलना चाहूँगा, इसलिए हम जो है आप दोनों का बहुत बहुत